आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हैं और एक बार फिर से हम लोग पिछली बात को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिकल यानी कि जो आपका प्रायोगिक प्रश्न पत्र है उसकी चर्चा करेंगे और उसके पूरे मॉड्यूल को, पूरे सिस्टम को, पूरे पर्पस को समझेंगे और उसका क्या टाइटल है, क्या हेडिंग है, उसमें किस प्रकार से असाइनमेंट और किस प्रकार से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और उसमें किस प्रकार से आपको नंबर लाने हैं और कैसे उसकी तैयारी करनी है, ये सारा इस डिस्कशन का हिस्सा होगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि कई बार ये सुन करके बड़ा अजीब बच्चों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में प्रैक्टिकल जैसी चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है या कम समझ में आती है, क्योंकि इसमें लैब वर्क तो है नहीं, कोई पदार्थ विज्ञान तो है नहीं, ये समाज विज्ञान है। समाज विज्ञान में किस प्रकार का प्रैक्टिकल होगा। और फिर ये बीएड वगैरह होता है तो उसमें टीचिंग वगैरह का प्रैक्टिकल होता है, तो ये बीएड भी नहीं है तो इसमें किस प्रकार का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि हम रिसर्च और प्रोजेक्ट जैसी चीज़ों पर काम करने का अभ्यास करके धीरे धीरे अपने को एक अच्छे रिसर्चर के रूप में, एक अच्छे रिसर्चर विद्यार्थी के रूप में अपने को भविष्य में डेवलप कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल दिया गया है। दूसरा ये है कि हमारे देश में चुनाव होते हैं और चुनाव एक प्रक्रिया है जो धरातल पर होती है, और चुनाव एक प्रक्रिया है जो कि एक तरह से देखा जाए तो ज़मीनी प्रयोगशाला पर होती है, जिसमें पूरे देश और देश का मतदाता उसमें शामिल होता है। तो देश के मतदाता चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो उसको अगर विद्यार्थी को एक्सप्लेन करना है, बताना है, तो वो कैसे बताएगा? सैद्धांतिक दृष्टि से बताएगा कि प्रायोगिक दृष्टि से बताएगा? इन्हीं कुछ पहलुओं को ध्यान में रख करके प्रैक्टिकल जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। और दूसरी बात ये है कि NEP 2020 के अंतर्गत जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें केवल सैद्धांतिक के साथ साथ कुछ व्यवहारिक एस्पेक्ट जो सब्जेक्ट के होते हैं उनको भी गौर किया गया। सिद्धांत केवल पढ़ने से बात नहीं बनती। पॉलिटिकल एक है राजनीतिक सिद्धांत और एक है दूसरा राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहार, है ना। एक है संविधान, यानी संविधान में बहुत कुछ लिखा है, दूसरा संविधान में जो कुछ लिखा है वो ज़मीन पर कितना हकीकत में है, ये उसका व्यवहार है। तो व्यवहारिक धरातल पर सिद्धांत कितना फलीभूत हो रहा है, लोगों को कितना लाभ पहुंचा रहा है, लोग उनसे कितना लाभान्वित हो रहे हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें उन चीज़ों से अपनी निकटता जोड़नी पड़ेगी, उनके प्रति अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो इसी बात को ध्यान में रख करके आपके यहाँ या NEP में ज़्यादातर ऐसे विषय जिनमें अभी तक कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ करता था, में भी प्रैक्टिकल को डाला गया है, जिससे कि बच्चों में सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक स्तर की भी समझ विकसित हो। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 में आपने देखा कि पहला आपका पेपर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का संविधान, तो वो तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है। लेकिन जो दूसरा पेपर है अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूकता, इस पेपर का क्या पर्पज़ है? इस पेपर का पर्पज़ ये है कि हम ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के समय तक बच्चे को कम से कम एक नागरिक के रूप में अपने मूलभूत अधिकारों और देश में लागू कानून जो उसकी रक्षा करते हैं के बारे में एक समझ तो होनी ज़रूरी है। नहीं तो उसके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? आपने पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांत तो पढ़ लिया, लेकिन आपको अपने अधिकार नहीं पता है, आपको अपने आसपास जो कानून आपकी रक्षा के लिए बने हुए आपको नहीं पता है, आपका कोई शोषण कर रहा है, आपका कोई पीड़न कर रहा है, आपके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार हो रहा है और आपको नहीं पता, तो फिर चीज़ों के होने का अर्थ क्या है? और फिर पढ़े लिखे होने का क्या अर्थ है? और फिर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन होने का क्या अर्थ है? अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में ग्रेजुएशन करके अगर आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है, और उसे ये ना पता हो कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, इस देश के नागरिक के रूप में मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मैं कैसे संरक्षित हूँ, मैं कैसे प्रोटेक्टेड हूँ, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो डायरेक्ट मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं, मेरे अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो उन बातों को ध्यान में रख करके ये पेपर डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि इस पेपर को पढ़ने के बाद बच्चे में कम से कम इतनी समझ आ जाए कि वो बच्चा इस देश का नागरिक है और एक नागरिक के नाते उसके ये अधिकार हैं और ये अधिकार का मतलब क्या है और इन अधिकारों से वो कैसे अपने आप को पावरफुल महसूस कर सकता है।
एक होता है ना, जिसे कई बार कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है, उनमें आत्मविश्वास का बड़ा अभाव है, वो जवाब भी नहीं दे पाते। जवाब इसलिए शायद नहीं दे पाते कि उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसे वास्तव में जानकारी है कानून की, अधिकारों की, संविधान की, कोर्ट की, कचहरी की, न्यायालय की, पुलिस की, अदालत की, जेलों की, हाई कोर्ट की, जिला न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की, इन सारी चीज़ों की अगर उसे समझ है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो तुरंत जवाब देगा। और जवाब देगा क्योंकि उसे पता है कि आप के इरादे पर मैं हर हाल में भारी पड़ने वाला हूँ, क्योंकि आप मुगालते में हो, आप गलतफहमी में हो, आपने जिससे पंगा लिया है उसको यूं एक नागरिक मत समझो कि वो कोई गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति या अवेयर नहीं, ऐसा कोई नागरिक नहीं है कि जो बूझा हुआ नागरिक है। उसमें एक समझ है, उसके पास पता है उसे क्या अपने को कैसे सुरक्षित रखना, अपनी गरिमा की सुरक्षा के लिए हमें कैसे प्रयास करना है, उसे पता है। तो ये पर्पज है आपके सेकेंड पेपर का। इसलिए अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूकता, इसमें जो आपका असाइनमेंट का पेपर आपको दिया गया है उसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। देखिए, राइट टू एजुकेशन। अब जैसे बहुत सारी बातें हैं, आप लोग जानते हैं ना कि राइट टू एजुकेशन जिसकी चर्चा हम पीछे किसी परिच्छेद में कर भी चुके हैं और आगे हम फिर से करेंगे अभी, क्योंकि मैं कह रहा था ना सेकेंड पेपर पे अब मैं चर्चा करूँगा। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आपको ये मालूम होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अब इस देश में मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। और नीति निर्देशक तत्वों में 11वां मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य गार्जियन का जोड़ा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच हैं उनको किसी भी दशा में निरक्षर न रहने दें, क्योंकि सरकार ने शिक्षा की गारंटी का कानून लागू किया है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे आसपास प्राइवेट स्कूल हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाइप के जो स्कूल हैं, उनमें भी गरीब बच्चों के एडमिशन का 25% कोटा होता है। RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क एडमिशन होता है। DPS में निःशुल्क होता है एडमिशन बच्चों को, और ये हमें आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि स्कूल वाले उन बच्चों के साथ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह का परिश्रम, उस तरह का टाइम शेड्यूल, उस तरह का फोकस नहीं करते, तो उसके लिए हमें अलग से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर DPS में गरीब आदमी का बच्चा निःशुल्क पढ़ने गया है तो उसको भी उसी लेवल की शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करना व्यवस्था और सरकार की जिम्मेदारी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो शिक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष पूरे देश का प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो आम आदमी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब कानून की नज़र में अमीर और गरीब की हैसियत अलग अलग होती थी, लेकिन आज हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण लागू है। कानून सबको समान रूप से अपना प्रोटेक्शन प्रदान करेगा और कानून सबके समक्ष सब बराबर हैं। कानून की नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, और कानून लिंग भेद भी नहीं करता है, महिला पुरुष के बीच अंतर भी नहीं करता है। वो दोनों को मनुष्य मानता है, और मनुष्य होने के नाते दोनों की गरिमा समान है, और इसलिए वो दोनों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव संविधान की नज़र में नहीं है।